पहला तो रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। जॉब माइंडसेट से रियल एस्टेट का बिजनेस हो नहीं सकता। यदि आपको बिजनेस रियल एस्टेट करना है तो बिजनेस माइंडसेट चाहिए। दूसरा, आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। यानी जब मैं काम कर रहा था तो मेरा जो जॉब एटीट्यूड था, जो जॉब वाला था, वो मामला हमेशा चल गया, क्योंकि वहाँ पे हर महीने पैसा आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो मान चले भैया उस जॉब वाले दिमाग से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो आपको बिजनेस एटीट्यूड लाना पड़ेगा, बिजनेस वाला सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं 5 रुपए का शैम्पू बेच के मर्सिडीज लेके आ सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल रियल एस्टेट विद RBK पर। आज हम रियल एस्टेट का सत्य जानेंगे और आज का ये सत्य को उजागर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेहमान आज हमने बुलाया है हमारे इस चैनल पे। हम रियल एस्टेट का सत्य जानेंगे मिस्टर सत्यनारायण सिंह सेन से। सत्यनारायण सेन जी ने बहुत लंबे टाइम से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी अच्छे इन्फ्लुएंसर है। ये रियल एस्टेट का आपको बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं और रियल एस्टेट की जो रियल सच्चाई है, रियल एस्टेट का सत्य है, आज उनके बारे में जानते हैं। तो सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सत्यनारायण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट के अंदर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। इसके लिए आप बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राम भगत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और आनंद आ गया। और आज मैं चाहूंगा कि अपना बेस्ट आपको बताऊं ताकि लोगों, आपके ऑडियंस को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच सत्यनारायण सर। अच्छा सत्यनारायण सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने अपना जो प्रोफेशनल करियर है या आपने जो अपनी जर्नी है, जो आपने वर्किंग करना चालू किया, वो कहाँ से चालू किया और आज आप जिस पायदान पे हैं वहां तक आप कैसे पहुंचे? इस बीच में आपके क्या क्या ब्रेकर्स रहे, क्या क्या चुनौतियां रही, उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को देंगे तो शायद वो अपने से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। हालांकि मैं तो आपके बारे में काफी कुछ जानता हूं, लेकिन वो चीज एक बार उनको भी बता दीजिए ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि उस जर्नी से लेके यहाँ तक आना उतना ज्यादा टफ नहीं है जितना कि वो ज्यादा टफ समझते हैं। सत्यनारायण सर। बिल्कुल राम भगत सर, आपने तो बिल्कुल मजा आ गया। मतलब ये पुरानी यादें मुझे लगता है ताजा हो जाएगी। मैं जब ना कॉलेज में था तब अपना करियर स्टार्ट किया मैंने। और उस समय क्योंकि फाइनेंशियली घर की स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैंने अपना करियर बहुत, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड में आया तब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। पढ़ाते पढ़ाते 3 साल हुए तो मुझे कोई एक व्यक्ति मिला कि बोले सत्यनारायण, तेरे को यदि पैसा कमाना है तो थोड़ा सा ये जो फील्ड वाला, जो ऑफिस वाला स्कूल वाला काम है छोड़ के थोड़ा फील्ड वर्क कर। तो मैंने चलो ठीक है, फील्ड वर्क करते कि मुझे पैसा कमाना है। तो मैंने अपना रिकवरी काम स्टार्ट किया। रिकवरी करते करते किसी ने मुझे समझाया, कोई सेल्स वाला बंदा मिला कि बड़ा पैसा कमाना है राम भगत सर या सत्या जी, तो आप सेल्स में आ जाओ। तो मैं सेल्स के अंदर आया और सेल्स में आते आते जब मुझे बताया, किसी ने बोला आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका साइज थोड़ा छोटा है, यदि आप बड़े साइज का प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करते हो तो आपका बड़ा पैसा बन सकता है। तो मैं रियल एस्टेट में आया और उसका बाद तो बीच में मतलब बहुत बड़ा बदलाव आया और बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। तो सेल्स में आप आके बड़ा पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल सत्यनारायण जी, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर आपका जो टिकट साइज है वो बहुत बड़ा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो रियल एस्टेट के एजेंट्स है या प्रोफेशनल्स है वो अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, अच्छा पैसा क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। अच्छा सत्यनारायण जी, एक चीज मेरे को ये बताइए कि जो नए अपने एजेंट्स होते हैं रियल एस्टेट के अंदर या जो नए नए रियल एस्टेट में काम करना चालू करते हैं, उनके लिए शुरुआती 6 महीने के अंदर या शुरुआती 1 साल के अंदर सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती है? क्योंकि वैसे अपन देखा जाए तो इंडिया के अंदर सेल्स के अंदर लोग तो बहुत जाता है, लेकिन रियल एस्टेट सेल्स के अंदर बहुत कम युवा आपको मिलेंगे। तो क्या बड़ी चुनौतियां आपने अपने शुरुआती करियर के अंदर फेस की और क्या लोगों को करियर में फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो इस करियर को चुनने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं? और आप उनको ये चुनौतियां बता दीजिए जिसकी वजह से क्या पता वो इसमें और ज्यादा अट्रैक्ट हो सके और जल्दी से रियल एस्टेट को ज्वाइन कर सके। बिल्कुल भैया, आज के युवाओं को रियल एस्टेट में अपना एज ए करियर इसमें करना ही चाहिए, लेकिन कुछ उनके मन में डर होते हैं कि मैं रियल एस्टेट करियर स्टार्ट कर रहा हूं। तो पहला तो रियल एस्टेट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। जॉब माइंडसेट से रियल एस्टेट का बिजनेस हो नहीं सकता। यदि आपको बिजनेस रियल एस्टेट करना है तो बिजनेस माइंडसेट चाहिए, यानी एटीट्यूड तो चाहिए आपका बिजनेस वाला और डिसिप्लिन चाहिए जॉब वाला। तो नॉर्मली लोग जब बिजनेस में आते हैं तो वो सबसे पहले अपने डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाते हैं कि कहीं ना कहीं जॉब यदि कर रहे होंगे तो उनका जाने का टाइम, आने का टाइम, सब कुछ एकदम फिक्स होता है। कहीं छुट्टी भी लेंगे तो भैया वो रिपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब एज ए बिजनेसमैन जब बनते हैं तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, इसी चीज का डिसिप्लिन तोड़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले उनका डिसिप्लिन रखना है, वो तो आपको रखना है जॉब वाला, लेकिन जो एटीट्यूड रखना है वो आपको बिजनेसमैन वाला रखना है। और सबसे बात दूसरा चैलेंज आता है, रियल एस्टेट लोग एज ए करियर क्यों नहीं चुन पाते? क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरी कंसिस्टेंट इनकम बनेगी नहीं बनेगी।
लेकिन यदि आप रियल एस्टेट में हैं और आप किसी अच्छे ग्रुप के साथ एसोसिएट होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेंटरीज अच्छी होती है और आप एज ए टीम बिल्ड करके यदि मौका मिलता है तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी पे आउट भी ले सकते हैं, आपका इनकम बन सकता है। तो ये एक डर है जो कि मैं आगे भी कुछ पॉइंट क्लियर करूंगा कि यदि आप इसमें एज ए टीम करके और इस तरह के यदि काम करते हैं तो आपका पे आउट भी अच्छा बनता है और अच्छी इनकम पे जाते हैं, और आपका मन में जो डर है कि मेरा पे आउट लगातार बनेगा या नहीं बनेगा वो भी आपको क्लियरिटी रहेगी आपका। अच्छा सत्यनारायण जी, एक चीज मेरे को ये बताइए कि जैसे ही प्रॉपर्टी का नाम आता है तो लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं आते हैं, बहुत सारे मिथ्स आते हैं कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए, धोखा नहीं हो जाए। तो एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक ग्राहक हूं तो एक ग्राहक को प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से उसके ये जो डर है या उनके मिथ्स है वो क्लियर हो सके और वो अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाए और उनको ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी और बेनिफिट्स मिल सके। देखिए एज ए ग्राहक जब प्रॉपर्टी लेते हैं तो अभी कुछ समय पहले खबर चल रही थी कि सोसाइटी पट्टे के अंदर कुछ चैलेंज आ रहा था और उसमें फिर गवर्नमेंट ने क्लियरिटी भी दी। तो प्रॉपर्टी को जब एज ए ग्राहक अपन देखते हैं तो सबसे पहला तो उसको देखना है कि मेरा जो प्रॉपर्टी पेपर है वो लीगल है या नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जब जयपुर में ले रहे हैं तो जेडी अप्रूव देखें, या फिर जहाँ यूआईटी वहाँ पे यूआईटी देखें, या फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे आप लीगली आपका जो आपका पेपर है आपके पास वो आपका लीगली ओके होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, रेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो आज यदि कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जहां जब रेरा नहीं था तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आज आप कोई प्रॉपर्टी प्लानिंग करें तो आप देखें जेडी अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड, और तीसरा आप देखें गेटेड टाउनशिप है कि नहीं है। गेटेड टाउनशिप में लोगों जब एज इन्वेस्टर लोग देखते हैं बोले यार यहाँ पे जो इतनी एमिटी जो पैसा लग रहा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन आप जिसको प्रॉपर्टी सेल करेंगे आपके आगे जो बायर है वो आपका एंड यूजर रहेगा, और एंड यूजर जब जैसे वहां पे आता है तो वहां पे आपको एमिनिटीज से वो अट्रैक्ट होता है और वहां पे लोग प्रॉपर्टी मकान बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की रेट बढ़ाने के पीछे। तो वहां पे आपको एज ए इन्वेस्टर आपको या एज ए बायर आपको देखना है कि भैया लीगली ओके है क्या, गेटेड टाउनशिप है क्या, और कॉलोनी में कितने सारे एमिनिटीज है, और एक आपको देखना है कि जिसकी प्रॉपर्टी में ले रहा हूं वो ग्रुप का खुद की गुडविल कैसी है, कि कल को जब प्रॉपर्टी सेल करते हैं यदि आप अच्छी गुडविल वाले बिल्डर का यदि प्रोजेक्ट में डील करते हैं तो आपका नाम से बिक जाता है और आपको प्रॉपर्टी की रेट में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है आपको। तो एज ए कस्टमर आपको ये चीजें जरूर से देखनी चाहिए। अच्छा, तो एज ए कस्टमर आपने मेरे को बताया कि मुझे लीगली जो क्लियर हो यानी टाइटल क्लियर होना चाहिए, जो मेरे पेपर है वो अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, और जो दूसरा कि ग्रुप जो है वो एक अच्छे ग्रुप से लेना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो गेटेड टाउनशिप आज के चलन में बहुत जाता है यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी का भी मुझे ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं एज ए ग्राहक ले रहा हूं तो वहां पर मेरा फैमिली अगर पीछे से रहेगा या फिर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना सेफ या सिक्योर रहेगा, ये चीजों का मुझे मेनली ध्यान रखना चाहिए। सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है सर, तो एमिनिटी के साथ ये सब चीजें मिलती है। अच्छा सत्यनारायण जी, एक चीज और बताइए कि आपने कस्टमर के लिए तो जो बताया कि इन इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एज ए रियल एस्टेट एजेंट अगर मैं कोई प्रॉपर्टी सेल करता हूं किसी को, तो मुझे जो प्रॉपर्टी उसको बेचते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई जिसकी वजह से मैं मेरे कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस और अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी दे सकूं? देखिए एज ए एजेंट आपके साथ जो व्यक्ति कस्टमर जुड़ रहा है वो अपने जीवन भर की कमाई आपको देने वाला है, या तो 15-20 साल की सेविंग आपको देगा या 15 से 20 साल तक लोन चुकाने के बाद वो प्रॉपर्टी अपनी बनाने वाला है। तो आपको एज ए एजेंट आपको देखना है कि मैं जिसके साथ भी काम कर रहा हूं वो एक अच्छा बिल्डर हो, जिसका अच्छा ग्रुप हो और अच्छे उनकी एथिक्स हो जिन पे वो लोग काम कर रहे हो, और वो जो प्रॉपर्टी भी डील करते हो वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, और उनका जो इन्वेस्टमेंट हो उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो एज ए एजेंट आपको ये सब चीजें देख के ही फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और अपने कस्टमर का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। अच्छा सत्यनारायण सर, एक चीज मेरे को बताइए कि रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर ट्रस्ट जो है यानी विश्वास है, ये कितना बड़ा फैक्टर या रोल अदा करता है, कितना बड़ा फैक्टर है ये? राम भगत सर, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। ट्रस्ट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रियल एस्टेट के अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है प्रॉपर्टी दिलाने वाला, एक होता है प्रॉपर्टी लेने वाला, और दोनों के बीच में यदि ट्रस्ट नहीं होगा क्योंकि उनके जीवन भर की कमाई यहाँ पे लगने वाली है, वो वहाँ पे जीवन भर 15-20 साल इनकम यहाँ पे लगाने वाला है और ये 15-20 साल उसका पैसा लगवाने वाला है, तो ट्रस्ट ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एजेंट का इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी जगह प्रॉपर्टी देखे और या ऐसे ग्रुप के साथ काम करे जो कि लीगली काम कर रहे हो, जो जेडी अप्रूव्ड, गेटेड एमिनिटी और आज के हिसाब से बदलते दौर में काम कर रहे हैं, और कस्टमर को भी उस पर ट्रस्ट करके ये अपना काम कर पाएंगे। नॉर्मली कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर पाता, इसकी वजह से उसके डिसीजन डिले होते हैं, और जब डिसीजन डिले होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान कस्टमर के डेट में आज की प्रॉपर्टी लेना नुकसान नहीं है। यदि आपने लीगली प्रॉपर्टी ली है तो वो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यदि आपने डिसीजन डिले किया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है कस्टमर को। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। अच्छा सत्यनारायण जी, एक मेरा सवाल है, लोग आपकी तुलना है ना हर्षवर्धन जैन से करते हैं। जब आप जैन साहब से सबसे पहले मिले तो आपका अनुभव कैसा रहा? सर ये तो बहुत आपने मतलब बहुत लोग बात करते हैं कि सर आपका जो लुक है वो हर्षन जज्जर जैसा है, लेकिन मैं रियली बता रहा हूँ मैं हर्षन से बहुत इंस्पायर हूँ। उनकी सारी वीडियोस में देखता हूँ और उनके साथ उनकी मतलब तो उनका
पैर का नाखून भी नहीं हूँ, बहुत ऊंचे लेवल पे है, बहुत सम्मानीय है मेरे लिए। और उनकी लेकिन उनका रहने का स्टाइल, उनका खाने का स्टाइल, उनका एयरपोर्ट वाला वीडियो देखा था, वो जमीन पे लेटते हैं, तो मैं भी अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ कॉपी करने की कोशिश करता हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनके लिए मेरे सर का नाम लिया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल सत्यनारायण जी। अच्छा सत्यनारायण जी कुछ लोग आजकल रियल एस्टेट के अंदर बड़ा ट्रेंड चल रहा है टीम का। तो रियल एस्टेट के अंदर अगर मुझे बड़ा करियर बनाना है या रियल एस्टेट में मुझे बड़ा काम करना है तो करियर के रूप में अगर टीम अगर मेरे साथ में होती है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि रियल एस्टेट के अंदर क्या मैं बिना टीम के भी बड़ा करियर बना सकता हूँ या फिर मुझे बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है रियल एस्टेट में बड़ा करियर बनाने के लिए? राम भगत सर, एक सवाल आप मुझे बता दो कि कोई एक व्यक्ति ऐसा मेरे को बता दो जो कि बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छे अचीवमेंट पर है, लेकिन वो अकेला काम कर रहा है। मेरे ख्याल से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। तो जीवन में कोई भी बड़ा काम करना तो आपसे टीम तो होनी बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट में जब काम करते हैं तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ लोग डर डर के काम करते हैं, वो एक काम के साथ दूसरा दूसरा कोई काम करते हैं, लेकिन जो लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं वो लोग अकेले काम नहीं कर रहे हैं। और आप भी चाहते हो कि आपका पे आउट बने और लगातार पे आउट बने, आप आपकी डील से लगातार होए, आपके रिलेशन लगातार बने, तो आपको टीम बिल्डिंग करनी चाहिए। एक ही मंत्र है, यदि आपको लगातार पे आउट चाहिए तो आपको टीम बिल्डिंग के साथ काम करना चाहिए, और यदि आपको जैसा प्लेटफॉर्म साथ जहां आप टीम बिल्ड करके काम कर सकते हो तो बहुत बढ़िया आपके लिए। बिल्कुल क्योंकि देखो टीम अगर मेरे साथ में होती है तो अगर मुझे एक दिन में अगर मैं 8 घंटे काम कर सकता हूं तो अगर मैंने मेरे साथ में मेरी टीम के 2 आदमी ले लिए तो मेरे साथ एक दिन के अंदर 8-8 घंटे अगर 3 लोग काम करेंगे तो 24 घंटे का काम मुझे एक दिन में मुझे हो सकता है। इसीलिए सर और हमारी मारवाड़ी कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मेरा आपको सबसे बड़ा जो लेसन है वो यही रहेगा कि अगर आपको रियल एस्टेट में सच में ही अच्छा सक्सेस होना है, तो आपको रियल एस्टेट में टीम बना के ही अच्छा काम करना चाहिए और टीम बनाने से आपका पे आउट भी रेगुलर बढ़ेगा और उससे आप बड़ा काम कर सकते हो। अच्छा सत्यनारायण जी मेरे को ये बताइए कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया से आपकी रियल एस्टेट जर्नी में कैसा कितना बड़ा बदलाव आया और आज आप कैसा फील कर रहे हो उस लेवल पे जाके? देखिए, अभी जो सिनेरियो है या अभी जो मार्केट रिक्वायरमेंट जिसे कहते हैं वो है, सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस होनी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने कहा था कि ट्रस्ट बनना चाहिए। तो यदि आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है तो आपका जो ट्रस्ट है वो बहुत इजीली बन जाता है। आज मेरे को पहचानना है तो सत्या सेन के नाम से आप देखते हो तो मेरे बारे में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो सोशल मीडिया में जब मैं नहीं आया तो मैं अकेला काम कर रहा था, मेरे पास कस्टमर बेस नहीं था, मेरे पास लोग नहीं थे। लेकिन जैसे मैं सोशल मीडिया पर आया, आज मैं किसी से बात करता हूं तो मैं अपना पहचान बारे में बताने के लिए मुझे सोशल मीडिया अपना लिंक देना होता है। वो मेरे बारे में पूरा स्टडी कर लेते हैं, पहले क्या था, आज क्या था, और मेरे साथ इजीली वो डील कर पाते हैं। तो मैं तो आप सबको बताऊंगा कि यदि आपको अपना एक रेफरेंस या अपनी एक पहचान बनानी है, खुद की ब्रांड बनानी है, तो सोशल मीडिया जरूर से पधारें आप। अच्छा सत्यनारायण जी मेरे को ये बताइए अगर हमारे ऑडियंस को आप तक पहुंचना हो तो सबसे अच्छा कॉन्टेक्ट क्या होता है? आपका जो यूट्यूब का चैनल है उसका क्या नाम है और कैसे लोग आप तक आपकी जो अच्छी गाइडेंस है उसको फॉलो कर सकते हैं या ले सकते हैं? तो आपके अपने सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक्स भी बता दीजिए। देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल है सत्या सेन के नाम से है, और वैसे भी कभी नहीं मिले तो आप फनी है टकला प्रॉपर्टी वाला ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा आपको। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जो टकला प्रॉपर्टी वाले के नाम से जब भी मैं कभी कुछ सर्च करना होता है कि मुझे सत्यनारायण जी की वीडियो देखनी है, तो मुझे एक ही नाम डालना होता है और सारी की सारी आपकी वीडियो आ जाती है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो आप भी उसको ज़रूर एक बार देखना। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए कि अगर मुझे रियल एस्टेट में काम करना है, तो एक जो रियल एस्टेट एजेंट होता है या रियल एस्टेट प्रोफेशनल या कंसल्टेंट अपन जिसको बोलते हैं, उसकी टॉप क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि वो आपकी तरह लोगों को अच्छे से कैटर कर पाए और अच्छे से अच्छे कस्टमर से जुड़ पाए और अच्छा पैसा कमा पाए? राम भगत सर, बात बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और मैं अपने 5 पिलर बताता हूँ कि एक रियल एस्टेट सेल्समैन यदि आप बनना चाह रहे हैं या आप कंसल्टेंट है या एजेंट बनना चाह रहे हैं, तो कौन से 5 पिलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर है वो आपका बिजनेस माइंडसेट। यदि आप बिजनेस में आना चाहते हैं, रियल एस्टेट व्यापार में आना चाहते हैं, तो आपका माइंडसेट है वो आपका बिजनेस का होना चाहिए। दूसरा, आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपकी बात बनेगी नहीं। जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि मेरा पैसा बन सकता है, ये फीलिंग ही ऐसी आती है कि आपका पैसा बनने की शुरुआत यदि कहीं उम्मीद जगती है तो वो केवल ऐसी आ सकती है। तीसरा, आपको काम करना है, ट्रेनिंग्स में आपको अटेंड करना है। जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, भले ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, यदि आप किसी ग्रुप से जुड़े होते हैं तो वहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है। तो ट्रेनिंग अटेंड होने से आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, आप अपने कस्टमर के साथ, अपनी टीम से बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। और चौथा, आपको करना है प्रोडक्ट नॉलेज।
प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे प्लॉट्स होते हैं, हमारी टाउनशिप होती है, हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। यदि आप उनकी नॉलेज बहुत अच्छे से लेते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, उसके आसपास सराउंडिंग एरिया में क्या क्या चीज है, ये सब बातें यदि आप करते हैं और आपको नॉलेज होगी, तो आप कस्टमर को अच्छे से कॉन्फिडेंस दे पाएंगे। और सेल का मतलब ही कॉन्फिडेंस का ट्रांसफर करना होता है। और उसके बाद में आता है आपका टीम बिल्डिंग। यदि आप चाहते हो कि आपका पेआउट लगातार बने, लगातार बने, लगातार बने, तो आपको अकेले से बढ़कर आपको 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे अपनी टीम बिल्डिंग करनी पड़ेगी। टीम बिल्डिंग का मतलब आपका पेआउट अब लगातार बनेगा, कोई भी ऐसा महीना मिस नहीं होगी, आपकी सेल नहीं होगी क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। और एक आपको टॉपअप दे दूं, पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? यदि आपकी टीम बोले यार क्या मेरा लीडर है यार, क्या जबरदस्त नॉलेज है यार, क्या बंदा इस साथ बैठ गया, कोई बंदा पक्का इसको ये तो अच्छा बेनिफिट देके जाएगा। और कस्टमर साहब आपके आपके पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए? क्या बंदा है यार, ईमानदार है यार, क्या डिसिप्लिन है, क्या पंचुअल है। इस तरह की पर्सनल ब्रांडिंग बन गई तो आपका सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पिलर है राम भगत सर। बिल्कुल, बिल्कुल सत्यनारायण जी। भई डिसिप्लिन, डेडिकेशंस, पैशन और कंटिन्यूटी अगर आप रियल एस्टेट में रखते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकते हो। अच्छा सत्यनारायण जी, मेरे को एक चीज़ बताइए कि आज की जो युवा पीढ़ी है कॉर्पोरेट्स में जाती है, बड़े-बड़े पैकेज लेती है या बहुत सारी जगह पे जाना चाहती है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी है वो रियल एस्टेट को नहीं चुनती है एज़ ए करियर। तो इसमें क्या बड़ी चुनौती है? क्यों ऐसा होता है कि युवा आज के दिन रियल एस्टेट को नहीं चुनता है? राम भगत सर, जो मुझे जो फील होता है, पहली बात तो रियल एस्टेट वाले की जो आज से पहले जो व्यापार जब तक रेरा नहीं आया था, जब तक इतने रेगुलेशन नहीं थे, तब ये बहुत ही बिखरी हुई इंडस्ट्री थी। और इसके अंदर जो इमेज थी कि रियल एस्टेट मतलब चोरी करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, गलत बातें बतानी पड़ेगी, आलतू फालतू बातें करनी पड़ेगी, गुटखा खाना पड़ेगा, थोड़ा दादागिरी टाइप का रोप होना आपका चाहिए, तब जाके आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हो। लेकिन भैया अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब इसे रेगुलेशन हो चुका है, अब इस पे रेरा आ चुका है। अभी इसमें पढ़े लिखे लोग एज ए करियर इसको फील्ड को चुन रहे हैं। तो यदि आपके मन में ऐसा कोई चीज चल रहा है तो भैया उस थीम को हटाओ। क्योंकि बहुत से लोग अपने घर वाले में मना कर देंगे आपको, बोले नहीं प्रॉपर्टी वाला काम मत कर भैया, क्योंकि उनको लगता है प्रॉपर्टी मतलब झूठ बोलना सीख जाएगा, अभी गलत आदतों में लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अभी बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो चुका है। अभी पढ़े लिखे लोग एज ए करियर में प्लानिंग कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी पे आउट लेते हैं, अच्छे ग्रुप के साथ जुड़ के काम करते हैं और अपने कस्टमर को सबसे बड़ा फायदा दिलाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सत्यनारायण जी। जैसे कि पहले जब सुनता था कि ये रियल एस्टेट एजेंट है या कोई रियल एस्टेट एजेंट के बारे में जब भी कोई छवि आती थी, तो यही आता था कि उसके हाथ में बड़ा-सा गोल्ड का कड़ा होगा, ग गले में चेन होगी, व्हाइट कपड़ों में होगा, व्हाइट जूतों में होगा और स्कॉर्पियो गाड़ी में होगा। मतलब एक गुंडा टाइप की एक जो फीलिंग पहचान आती थी, थी। वो एक रियल एस्टेट एजेंट की आती थी। लेकिन आज का जो रियल एस्टेट है, वो 100% चेंज हो गया है और ये लाइक एज ए कॉर्पोरेट काम कर रहा है। सारी चीज़ों के अंदर रेगुलरिटी आ गई है। तो इसकी वजह से युवाओं को अगर अच्छा पैसा कमाना है या करियर में एक अच्छी ग्रोथ लेनी है, तो मेरे हिसाब से भी रियल एस्टेट में काम करना चाहिए एज ए करियर। अच्छा सत्यनारायण जी, आपने नेटवर्क मार्केटिंग में भी काफ़ी काम किया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 जोड़ो, 2 के नीचे 3 जोड़ो, 3 के नीचे 3 और जोड़ो और बीएमडब्ल्यू ले जाओ। तो आपका कैसा क्या अनुभव रहा साहब इसके बारे में? इसका थोड़ा-सा ब्रीफ आपका अनुभव बताइए। राम भगत सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और एक्चुअली क्या नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि वो प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे ही मैंने कोई शैम्पू लिया और शैम्पू से मैंने नहाना स्टार्ट किया और झाग आया, तो मुझे लगा इस झाग में से मर्सिडीज निकलेगी, इसमें से बीएमडब्ल्यू निकलेगी। जबकि ऐसा नहीं है। यदि किसी के पास मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, तो उसके पीछे उसका संघर्ष है, लाइफ है। तो जैसे जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको संघर्ष तो दिखता नहीं है, उसको लगता है इसने शैम्पू ले लेके इसने अपनी मर्सिडीज लेके आ गया। तो ऐसा नहीं है। तो रियल एस्टेट में जब आप काम करते हैं तो रियल एस्टेट में फिर भी पॉसिबल है कि आप बीएमडब्ल्यू ओडी मर्सिडीज मेंटेन कर ले। कारण क्या होता है कि आपका टिकट साइज बड़ा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं 5 रुपए का शैम्पू बेच के मर्सिडीज लेके आ सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ लोगों को बन जाता है, इसीलिए वहां पे जो सक्सेस रेशियो और अनसक्सेस रेशियो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन रियल एस्टेट में यदि कोई प्रॉपर प्लानिंग करे तो उससे लगभग 50% टाइम के अंदर बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर टिकट साइज़ का बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसे जितना बड़ा टिकट साइज़ होगा, उतनी बड़ी आपकी अर्निंग और आपका बेनिफिट होने का या आपका प्रॉफ़िट होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। अच्छा सत्यनारायण जी, आपको गोकुल कृपा में काम करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं और जो इन 5 साल पूरे हो गए हैं, तो शुरुआती दिनों में आपके पास क्या सबसे बड़ी चुनौतियाँ रही थी और आज के दिन आप उन चुनौतियों को एन्जॉय कर पा रहे हैं?
देखिए, जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया उससे पहले मैं रियल एस्टेट का आर भी नहीं जानता था। मैं टेलीकॉम फील्ड से आया था, टेलीकॉम में नौकरी करता था और वहाँ मैं अपना मोबाइल सिम वगैरह बेचता था। और जब इधर आया तो बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, डाउट थे, जो कि आज कोई भी नया व्यक्ति जुड़ता है उसको भी रहता है कि यार मैं मेरा कस्टमर कौन लेगा, कौन इतना बड़ा प्लॉट लेगा, मेरे पे कौन ट्रस्ट करेगा। ऐसी बहुत सारी चैलेंज थी। मैंने काम स्टार्ट किया और मुझे ऐसा मान लो कि हर रोज ऐसा लगता है, बोले यार कहाँ आके गलत तो नहीं फंस गया। क्योंकि जब आप कोई और बिजनेस करते हैं, जहाँ पे मैंने बताया कि आपको जहाँ टिकट साइज छोटा होता है वहाँ पे आपके क्या फ्रीक्वेंटली बिजनेस होता है, तो आपको लगता है मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा व्यापार चल रहा है। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में आपको जो रिलेशन बिल्ड करने में और डील मेच्योर होने में एक थोड़ा लंबा समय लगता है। तो इस दौरान आपको फील हो सकता है कि यार मैं गलत जगह तो नहीं हूँ। तो मेरे साथ भी सेम ऐसा रहा, बहुत समय तक कंफ्यूजन रहा, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, और फिर ऐसे कुछ रहा, कभी फेल, कभी पास, कभी डील हुआ, कभी कैंसिल हुआ, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रही। कभी टीम नहीं, मतलब अकेला काम कर रहा हूँ तो मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, खुद ही कॉल कर रहा हूँ, खुद ही विजिट करा रहा हूँ। लेकिन जब धीरे 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 सिस्टम को समझा, तो आज उसके बाद मैंने दुनिया भर की विदेश यात्राएं की, मैंने फोर व्हीलर टूर, फोर व्हीलर आपका एंजॉय कर रहा हूँ, फैमिली को फॉरेन ट्रिप कराए, और आज इस फील्ड को इतना मजा आ रहा है, इतना एंजॉय कर रहा है कि आज तो कहीं भी आप ब्लड को निकालोगे तो रियल एस्टेट निकलने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सत्यनारायण जी, आपकी जो रियल एस्टेट के अंदर पहली डील हुई थी, उसने आपको क्या सिखाया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर कि वाह यार मज़ा आ गया या बहुत टफ से हुई या मुश्किल हुआ, कैसा क्या रहा? रियल एस्टेट की पहली डील ही सब कुछ सिखा देती है भैया। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं इतना वो स्टार्ट किया था, मैंने अपना फील्ड स्टार्ट किया, डोर डोर किए, मैंने घर घर पंपलेट बांटे, और मैंने बहुत सारे कम्युनिकेशन की, कॉल की, सारे काम किए। और विजिट कराते 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 राम भगत से लगभग 80 विजिट में करा चुका था, लेकिन मेरे हाथ में कोई रिजल्ट नहीं था। और स्थिति ऐसी आ गई कि मैं मेरे मेरे जो सीनियर है अरुण सर, जो भी इस दुनिया में नहीं है, तो उनके पास गया कि भले सर मेरे तो बस की बात नहीं है, मुझे तो बताओ, मैं तो छोड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने, हमारे जो कंपनी के ऑनर हैं, हमारे पीसी सर, उनके साथ बैठाया और उन्होंने मुझे काउंसलिंग की, समझाया। और उन्होंने मेरे को बात की, बोले ये तो नॉर्मल बात है, आप बिजनेस कर रहे हो तो ये तो नेचुरल चीज है। उन्होंने बोला सत्यनारायण तू स्टाम्प लिया, मैं तेरे को लिख के देता हूँ कि तेरी डील हो जाएगी। उन्होंने मुझे केवल कॉन्फिडेंस दिया और उसके 10 दिन बाद मेरी डील हो गई, और उसके बाद इतना अच्छा लगा। तो पहली डील ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेंटली मजबूत किया और स्ट्रॉन्ग किया, और उसकी वजह से आज मैं आज तक खड़ा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपने वहाँ पर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने से ही आपकी सारी जो मुश्किलें होती है वो हल हो जाती है। बिल्कुल सही बात आपने बोली। अच्छा सत्यनारायण जी, मेरे को ये बताइए कि रियल एस्टेट के अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है? ज़्यादा ज़रूरी क्या है जिससे आप ज़्यादा ग्रो कर पाएँ? देखिए, मोटो सबका एक ही है, पैसा कमाना। लेकिन रियल एस्टेट में आप हैं कहीं भी, आपको रिलेशन बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कि रिलेशन बिल्ड यदि आपका होता है तो जैसे कोई भी कस्टमर आपसे क्या उम्मीद उम्मीद करता है, चार चीज चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। पहली बात, आप लीगल पट्टा दे दो। दूसरा, डेवलपमेंट दी बेस्ट दे दो। तीसरा, रेट में दी ट्रांसपेरेंसी। ऐसा नहीं किसी को माथा दे के तले निकाल रहे हैं। आपके पास बच्चा है, अनुभवी है, बड़ा है, यदि सबके लिए सेम रेट है। और चौथा, जब उसको बेचना है या जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट, आपने जब उसका रीसेल करवा दिया, ये चार चीज आप देते हो, तो आपका इसका ट्रस्ट इतना जबरदस्त होता है कि उसके आसपास के ओरे में, उसके मिलने वाले में, रिश्तेदार में यदि कोई रियल एस्टेट आर भी बोलेगा तो उठा के वो आपसे बात करा देगा। तो एक बार आपने यदि रिलेशन बिल्ड कर दिया तो भैया उससे जिंदगी भर पैसा कमाओगे। उस आम के पेड़ की तरह है, जो एक बार लगाने में आपको समय जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर पैसा देता है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल सत्यनारायण जी। अच्छा सत्यनारायण जी, मेरे को ये बताइए कि आप रियल एस्टेट के अंदर आपके कस्टमर के लिए ऐसा क्या ख़ास करते हैं कि कस्टमर आपका ही होके रह जाता है? यानी कि आप उसके विश्वास में, ट्रस्ट में 100% खरे उतरते हैं, तो क्या ऐसा काम करते हैं आप, जिसके वजह से आप उनका विश्वास जीत पाते हैं? देखिए, मैं कस्टमर के पैर में अपना पैर रख कर देखता हूँ। ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि मेरे पास क्या है। तो मैं कस्टमर से जब मिलता हूँ, बात करता हूँ, उसकी पहले उसकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करता हूँ कि यार उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, उसको रहना है, रहने के लिए प्लान करना है, उसको कब तक रहने का प्लान करना है, इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के लिए कर रहा है या क्या प्लानिंग कर रहा है, फ्यूचर में उसका क्या पर्पज है, या फिर उसको कौन से एरिया सूट करता है। सब कुछ एनालिसिस करने के बाद में उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करता हूँ, और रिक्वायरमेंट मैच होने के बाद ही मैं उसको प्रॉपर्टी डील करता हूँ, जिससे मेरा और कस्टमर रिलेशन परमानेंट बनता है। और यही मेरे को ऐसा लगता है कि आपको भी अपना पर्सनल स्वार्थ छोड़ करके आपको कस्टमर के पैर में अपना पैर रखना चाहिए। एज ए कस्टमर खुद को सोचना चाहिए, यार मैं किसी का यदि कस्टमर होता तो मेरे को यदि मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो क्या फ्यूचर में मेरा एक्चुअल जो पर्पज से ले रहा हूं वो पर्पज सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सोच के करता हूं, इसलिए मेरा और कस्टमर रिलेशन जिंदगी भर का बना रहता है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सत्यनारायण जी, मेरे को एक चीज़ और बताइए कि क्योंकि जैसे अपन युवाओं को बोल रहे हैं कि उनको रियल एस्टेट में आना चाहिए और रियल एस्टेट में काफ़ी सारी चुनौतियाँ आती है, तो क्या आपके सामने भी ऐसी कभी चुनौती आई और आपको कभी ऐसा लगा कि यार मेरे रियल एस्टेट बस की बात नहीं है और अब मुझे रियल एस्टेट छोड़ देना चाहिए और पहले जो मैं मेरा टेलीकॉम का या नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी काम करता था या प्राइवेट टीचर का, वो काम करना चाहिए, रियल एस्टेट मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कभी लगा आपको? देखिए सर, शुरू का 1 साल तो हर रोज ऐसा फील आया
यानी जब मैं काम कर रहा था तो मेरा जो जॉब एटीट्यूड था, जो जॉब वाला था, वो मामला हमेशा चल गया, क्योंकि वहां पे हर महीने पैसा आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो मान चले भैया उस जॉब वाले दिमाग से काम ही नहीं चलेगा, यहाँ तो आपको बिजनेस एटीट्यूड लाना पड़ेगा, बिजनेस वाला सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरे हर, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होते, लेकिन जो टिकट साइज है वो इतना बड़ा होता है कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो जितना एक साल में या 6 महीने टर्नओवर करता है, वहां पे आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी आपको टर्नओवर कर सकता है। एग्जांपल देके बताऊं, एक चाय का बिजनेस है, वो मान लो आपका 10 रुपए की चाय है, अब जैसे मैं केटली लेके निकलूंगा बाहर तो कोई भी मुझे खरीदार मिल जाएगा, मैं उसको चाय डाल रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ, तो मैं बिजी तो हो गया, तो मुझे लग रहा है मेरा व्यापार चल रहा है। लेकिन यदि उसको 1 करोड़ टर्नओवर करना है तो लाखों कस्टमर चाहिए, वो इतना कर नहीं पाएगा। लेकिन रियल एस्टेट में मुझे 1 करोड़ टर्नओवर करना है तो मैक्सिमम 3 से 4 कस्टमर या 1 कस्टमर। तो ऐसा रहता है कि आप जब व्यापार कर रहे होते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर पहले शुरू में आपको इन्वेंट्री दिख नहीं होती, ट्रांजेक्शन हो रहे नहीं होते, तो ऐसा लगता है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन जब जैसे ही मेरे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुए और मुझे इसकी ताकत महसूस हुई, मेरा बिजनेस एटीट्यूड डेवलप हुआ, उसके बाद सर जिंदगी में कभी ख्याल नहीं है, मैं तो बोलता हूँ भैया एज ए करियर आपको प्लानिंग करनी है तो रियल एस्टेट प्लान करें आप। बिल्कुल। अच्छा सत्यनारायण जी, मेरे को ये बताइए कि आप आज के दिन इतने सक्सेस है, तो आप सुबह उठकर सबसे पहले कौन सी आदत ऐसी फॉलो करते हैं जिसकी वजह से या उस आदत ने आपको इतनी बड़ी सफलता दिलाई? राम भगत सर, दिल से बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल मेरे सर। पास एक आदत है, दुनिया भर की कमजोरी, दुनिया भर की कमियां हर इंसान में होती है, आपकी भी कोई एक सी ताकत होगी, मेरी एक सी ताकत है कि मैं सुबह अपने दिन की शुरुआत जल्दी करता हूं। और इसकी वजह से मेरे पास जो टाइम रहता है, और लोगों के पास जो जो दिन की शुरुआत लेट करते हैं उनके पास हो सकता है कि 8 घंटे रहते होंगे, मेरे पास 12 घंटे रहते हैं, क्योंकि अपने दिन की शुरुआत जल्दी करता हूं। तो इसी की वजह से मेरा सोशल मीडिया जो चैनल है वो भी ग्रो हुआ, और इसी की वजह से मैं अपने टीम से बात कर सकता हूं, कस्टमर बात कर सकता हूं, अपने दिन की शुरुआत जल्दी कर सकता हूं। तो मेरे अंदर जो एक पावर है, जो मैं लोगों को बोलता हूं कि आपने यदि दिन की शुरुआत जल्दी करने की आदत डाल दी तो आपके जीवन में जो आपका अचीवमेंट है कई गुना बढ़ सकता है। बिल्कुल सत्यनारायण जी, आपने बिल्कुल सही बोला। जो सुबह जल्दी उठ के दिन की शुरुआत करने की आदत है, मैंने भी एक बुक पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स है, उनकी आदतों में भी सबसे बड़ी आदत है कि वो अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर करते हैं। जैसे कि जो नॉर्मल लोग होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं, वो अपने दिन की शुरुआत 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे करते हैं, लेकिन जो हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं, वो अपने दिन की शुरुआत 3 बजे या 4 बजे करते हैं। जैसे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी है, वो भी सुबह 3-4 बजे उठ के अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। उसकी वजह से उनका दिन है ना, वो 3-4 घंटे और एक्स्ट्रा का हो जाता है, क्योंकि जो लोग 8 बजे उठते हैं और जो लोग 4 बजे उठते हैं, तो उनके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और ये 4 घंटे अगर वीकली बात करें तो उनके पास 28 घंटे, यानी एक पूरा का पूरा दिन उनके पास एक्स्ट्रा हो जाता है। और अगर महीने में बात करूं तो जिनके पास 30 दिन होते हैं, उनके पास 35-40 दिन हो जाते हैं। इसकी बिल्कुल वजह से वो बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। सक्सेसफुल होते हैं। तो ये आदत तो सबको फॉलो करनी चाहिए। और सत्यनारायण जी, मैं भी आपकी राह पे हूं, क्योंकि मैं भी सुबह जल्दी उठने की आदत फॉलो करता हूं। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है और आपसे यही एक सलाह है कि आप भी अपने दिन की जल्दी शुरुआत कीजिए, जिसकी वजह से आप भी ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो सके। अच्छा सत्यनारायण जी, अपने जो ऑडियंस है उसके लिए आखिरी एक ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे कि अगर वो रियल एस्टेट में आते हैं तो उनके लिए गोल्डन सीख ये होगी जिसकी वजह से वो रियल एस्टेट में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस हो सके? भैया आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे गोल्डन रूल है कि आप अपने जीवन में जो करियर में जो भी चाहते हैं, भले आप चाहते हो कि मेरी अच्छी लाइफस्टाइल हो, मुझे मेरी विदेश यात्रा हो, मेरी फैमिली की सिक्योरिटी मिले, लगातार पे आउट आए, अच्छी गाड़ी मेंटेन करूं, ये सब कुछ चीजें पॉसिबल है क्योंकि टिकट साइज बड़ा है। सिंपल सा लॉजिक है, मैं यदि ऐसा कोई बिजनेस करता हूं इसका टिकट साइज छोटा है तो मुझे कस्टमर तो फ्रीक्वेंटली मिलेगा और मुझे लगता है मेरा व्यापार भी चल रहा है। लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप कुछ बड़े टिकट साइज यदि बिजनेस करते हैं तो आपको लगातार हर चीज बड़ी होगी, आपका इंसेंटिव बड़ा मिलेगा और आपको बहुत कम लोगों से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसे एज ए करियर से प्लान करें तो भैया गोल्डन रूल है, रियल एस्टेट का फील्ड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और अभी मार्केट में अभी आप काम कर रहे हो, यानी आज के 3-4 साल पहले आते तो हो सकता आपको अचीवमेंट लेने में समय लगता, लेकिन अभी जिस स्पीड से मार्केट बढ़ रहा है उस स्पीड से आपको जो काम 4-5 साल में होता है वो आने वाले 1 साल में अपना अचीवमेंट लेके सकते हैं। तो बहुत बड़ा टाइम है, बहुत गोल्डन रूल है, अपना करियर एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्टार्ट करें आप। थैंक यू सो मच सत्यनारायण जी, थैंक यू बहुत बहुत सर, धन्यवाद बहुत आपका। जबरदस्त। आपने हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा नॉलेज दिया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया और होप कि उनको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा जिसकी वजह से वो रियल एस्टेट में काम करके आपसे, आपके जितने बराबर या आपसे भी ज्यादा सक्सेस होंगे और वो आपको इस चीज के लिए धन्यवाद देंगे कि आपकी कुछ सलाह मान के वो सक्सेस हुए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू।